हेलो दोस्तों, मैं राशि हूँ और आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्या ऐसा सभी के साथ होता है कि आप अपने भाई या बहन से नफरत तो करते हैं पर उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाते? मैंने अभी अभी अपने सभी कर्ज चुकाए हैं जो कभी मेरे थे ही नहीं। मैं उस तरह से नहीं जी रही थी जैसा मैं चाहती थी और फिर भी इन सब के बीच मुझे खुशी मिली। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया और अगर मैंने इस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से नहीं निकला तो मैं कोई अपराधी वाला कांड कर दूंगी। मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो वापस आ गया है। मैं अपनी मम्मी के साथ इस घर में 5 साल से ही रह रही थी। अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की ब्लड कैंसर की वजह से डेथ हो गई। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपनी जिंदगी के अंत तक अपनी बीमारी से लड़ी। मेरे पापा की डेथ तभी हो गई थी जब मैं 19 साल की ही थी। तब से मैं और मेरी मम्मी अपना किसी तरह गुजारा कर रहे थे। हालांकि इस कहानी में कोई और भी था। ये मेरा भाई था, अभय, पुरुष 25। मेरा एक जुड़वां भाई था और वो अभी भी जिंदा है, पर मैं उसे अपना भाई नहीं मानती। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने उसकी यादों और उसने हमारे साथ जो किया उसके बारे में नहीं सोचा। उस इंसान ने हमारी जिंदगी अकेली ही खराब कर दी। मेरे पास उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे अपशब्द हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ये ऐसा होगा जैसे मैं अपनी मम्मी के गर्भ को गाली दे रही हूं और वैसा करना एक पाप है। पापा की डेथ के बाद हमारी जिंदगी बस शुरू ही हुई थी। मैं हमारी जिंदगी को ढंग से चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। इसकी वजह से मैं पढ़ाई और नौकरी दोनों को एक साथ कर रही थी। मैं वाकई में एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहती थी। मेरी मम्मी बीमार होने के बाद भी मेरी जिंदगी में जब से ज्यादा मजबूत इंसान थी। अभय भी ऐसी ही स्थिति में था। मेरे कॉलेज और फिर काम के बाद घर लौटने तक मम्मी अपना और घर का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी। अभय काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। हमारी प्रॉब्लम्स के बावजूद मैंने उसकी ग्रेजुएशन होने तक काम न करने की इच्छा मान ली। लेकिन अगले 6 महीनों के अंदर हमारे लिए सिचुएशन और भी खराब हो गई। हम कर्ज में डूबे हुए थे और मम्मी के अस्पताल के बिल की वजह से कुछ बचत नहीं हो पा रही थी क्योंकि दवाओं ने काम करना बंद कर दिया था। इसलिए महंगी दवाओं की वजह से इलाज महंगा हो गया था। मैंने सोचा था कि अभय और मैं एक टीम की तरह काम करेंगे और सभी चीज़ों का मिलकर ख्याल रखेंगे। लेकिन फिर अभय ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। जिस रात वो मेरी सारी बचत लेकर गायब हो गया, ऐसा लगा जैसे कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। ये बिल्कुल वैसा था जैसे मेरे पापा की डेट के बाद हुआ था। उन्होंने भी सब कुछ हमारे हवाले छोड़ दिया था। अभय को हमारी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए था। इसकी बजाय वो सारा पैसा ही लेकर गायब हो गया। उसके द्वारा छोड़े गए घाव अभी भरने शुरू हुए थे। फिर भी इससे पहले कि पूरी तरह ठीक हो पाते, वो वापस मेरे जिंदगी में आ गया और अब मुझे नहीं पता कि मेरे घाव कभी भरेंगे भी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे लिए ये सब संभालना कितना मुश्किल था। जब तक पापा जिंदा थे और हमें हमारी मम्मी की बीमारी के बारे में नहीं पता था, तब तक जिंदगी काफी अच्छी थी। हमारा एक घर एक गांव में था और हमारा एक घर शहर में हुआ करता था। जब भी हम शहर की भाग दौड़ से थक जाते तो हम अपने गांव वाले घर में रहने चले जाते थे। ऐसा हम खासकर छुट्टियों के समय करते थे क्योंकि वो जगह एक स्वर्ग की तरह थी, शांत और सुंदर। पापा की डेथ के बाद ये सब खत्म तो गया। जिस साल हमने पापा को खोया, उसी साल हमें मम्मी के कैंसर के बारे में पता चला। हमारे लिए ये एक बहुत बुरा समय था। पापा के एक्सीडेंट, एक बड़े गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी, ने हमें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। और फिर मम्मी के इलाज की वजह से मेडिकल बिल बहुत बढ़ गया। हमने पापा के छोड़े गए पैसों से काम चलने की कोशिश की, पर यह भी काफी नहीं था। इंश्योरेंस में ज्यादा कवर नहीं था, इसलिए हमें अपना शहर वाला घर बेचना पड़ा और शहर के एक अलग हिस्से में एक छोटे, ज्यादा किफायती वाले घर में जाना पड़ा। एक बड़े घर से एक छोटे घर में शिफ्ट होना आसान नहीं था। हमारी जिंदगी काफी बदल गई थी। इसके अलावा अभय और मुझे ट्यूशन छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में और भी बदलाव आ गए। मैंने अपने कॉलेज की फीस के लिए पैसे जुटाने के लिए जल्दी ही काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए नौकरियां ढूंढनी और लोन लेना शुरू कर दिया। अभय भी वही सब झेल रहा था जो मैं झेल रही थी, पर फिर भी उसे नौकरी करने से कुछ मतलब नहीं था। आखिरकार मुझे हम दोनों की फीस का बोझ उठाना पड़ा। ये आसान नहीं था,
लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी जिंदगी की इन परेशानियों से हार नहीं मानूंगी। जैसे ही अभय का कॉलेज शुरू हुआ, उसने पैसे की मांग शुरू कर दी। उसे किताबों या बाकी ज़रूरत की चीज़ों से मतलब नहीं था। उसको पैसे नए कपड़ों, नए फ़ोन और बेकार की चीज़ों के लिए चाहिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन बेकार चीज़ों पे पैसे क्यों बर्बाद करना चाहता था। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं अब और नहीं सह सकती। अभय एक बहुत महंगे चश्मे को पहनकर घर के अंदर आया। सचमुच? इतना महंगा चश्मा? मेरी आवाज़ से साफ था कि मैं गुस्से में थी, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे इसकी ज़रूरत है। फिर तो मानो मैं गुस्से से लाल हो गई। मैंने उसको उन चीज़ों की याद दिलाई जिस पर हम ये पैसा खर्च कर सकते थे, ट्यूशन, किराने का सामान, बिल। लेकिन नहीं, उसे सबसे महंगा चश्मा चाहिए था। मैंने उसे हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाई, उस परिवार की याद दिलाई जो हम हुआ करते थे और हमें कैसे एक साथ रहना चाहिए। उसने मुझे ही उल्टा बोला कि मैं उसे उसकी जिंदगी ढंग से जीने से रोक रही है और वो इससे थक गया है। इसके बाद हमारे बीच एक बड़ी बहस शुरू हो गई। गुस्से में वो घर से निकल गया और अपना चश्मा भी छोड़ गया। उस बहस के एक हफ्ते के अंदर ही हालात बदतर हो गए। एक रात जब मैं घर वापस आई तो मेरी अलमारी, जिसमें मैं सारे पैसे रखती थी, खुली हुई थी। मेरे चेक करने पर मुझे पता चला कि उसमें से मेरे सारे पैसे भी गायब थे। अभय घर पर नहीं था और मैंने मम्मी से उसके बारे में पूछा। वो अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला। अभय ने मेरी मेहनत की कमाई चुरा ली थी। उसने ऐसा कैसे किया? मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए चार्ज पर लगाने के बाद मैंने अपना फ़ोन चेक किया। मुझे बैंक से नोटिफिकेशन मिला था। किसी ने पैसे निकालने के लिए मेरे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। खाते से सारा पैसा खत्म हो गया था। मैंने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। मेरे अंदर घबराहट और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो हमारे परिवार को इस तरह से कैसे धोखा दे सकता था, खासकर उन सभी चीज़ों के बाद जो हम साथ में झेल चुके थे। अभय के भाग जाने के बाद मेरी जिंदगी वाकई में काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई। पुलिस और कागजी कार्रवाई से निपटना आसान नहीं था। ये पूरा काम बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ये सिर्फ उसके चुराए हुए पैसे के बारे में नहीं था। इसकी वजह से मेरे काफ़ी प्लान अटक गए थे। बिल बढ़ने लगे और मैंने जितनी भी मेहनत की थी उसका अब कुछ मतलब नहीं था। अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। एक आदमी से पैसा उधार ले और पिछले वाले को उसका चूका दे और फिर बार बार ऐसा ही करते रहे। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। पुलिस को अभय के बारे में कुछ नहीं मिल पाने के बाद मैंने रिपोर्ट वापस ले ली। अब मैं बताती हूँ कि अभी क्या चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई। जब तक मेरे पास उनकी अच्छी यादें थीं, तब तक मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मेरा भाई मेरी यादों में उस दर्द को ताज़ा करने के लिए वापस आ गया है जो उसने हमें दिया था। कल वकील मेरे घर आया। वो मेरे मम्मी पापा की वसीयत पढ़ने के लिए यहाँ आया था। हालांकि मुझे पता था कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल एक गांव वाला घर ही बचा था। फिर भी मैंने उसे उसका काम करने दिया। जैसे ही वो वसीयत पढ़ना शुरू करने वाला था, अभय दरवाजे से अंदर आया। ये इतने अचानक हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कैसा महसूस हुआ। क्योंकि मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, तो मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात नहीं थी कि कोई घर में घुस गया था। पर मैं इस बात से चौंक गई थी कि ये मेरा भाई था। वकील बीच में ही रुक गया और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। और फिर वो ये कहने लगा, आप अभय के बिना वसीयत कैसे पार आइच सकते हैं? तभी मैंने सब कुछ बोलना शुरू किया और उससे पूछा कि अभय तब कहाँ था जब मुझे उसकी ज़रूरत थी और वो मुझसे मेरे ही पैसे चुराकर कहाँ गायब हो गया था। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि उसके लिए हमारे मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। 5 साल बीत गए और किसी को ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ था। फिर मैंने कहा कि उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं कि मैं और उसकी मम्मी जिंदा भी थे। उसने कहा कि मैं उससे ये सवाल नहीं पूछ सकती क्योंकि मम्मी और मैं उसका दम घोंट रहे थे। मैंने पलटवार किया और मेरी आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो इतने सालों तक कहाँ था और उसने क्यों सोचा कि वो अब वापस आ सकता है और वसीयत में से मेरे हिस्से में से कुछ मांग सकता है। उसने मुझे उल्टा जवाब दिया कि ये उसका हक था और उसे इसे लेने से कोई नहीं रोक सकता था।
मैंने उसे सीधे सीधे शब्दों में कहा कि उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने फिर वकील को वसीयत पढ़ाने को कहा, क्योंकि उसमें अभी भी उम्मीद थी कि मम्मी पापा उसके लिए कुछ छोड़ कर गए होंगे। मैंने उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर वो मेरे घर से तुरंत नहीं निकला तो मैं पुलिस को बुलाने में टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। वो घर से नहीं निकला तो मैंने अपना फोन उठाया और पुलिस को लगभग कॉल कर भी दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं जो कर रही थी वो गलत था। तो गुस्से में मैंने उससे पूछा कि जो उसने किया था क्या वो सही था। इसके बाद उसने कहा कि वो कानून की मदद लेगा, क्योंकि वसीयत सुनना उसका हिक है, क्योंकि वो अभी भी मीनाक्षी और मोहित का बेटा है। मैंने उससे कहा कि वो मीनाक्षी और मोहित का बेटा तब से नहीं है जब से उसने अपनी बहन के पैसे चुराए और अपनी मम्मी और बहन को अकेले छोड़ दिया था, और फिर भी उसमें वापस लौटने और वसीयत में अपना हिस्सा मांगने की हिम्मत थी। अभय के जाने के बाद मैंने वकील से वसीयत पढ़ने के लिए कहा, ताकि हम जल्द से जल्द काम निपटा सकें। अब मुझे नहीं पता कि अभय के बारे में क्या करूं। इतने सालों के बाद वो वापस क्यों लौटा है? पैसों के लिए उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब पैसों के लिए वो वापस आ गया है। कुछ समय बाद, पिछले 2 हफ्तों से उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। शुरू में वो मेरे घर पे आता था। मैंने दरवाजा न खोलकर उससे बचने की कोशिश की और ऐसा दिखावा किया जैसे घर पर कोई नहीं है, क्योंकि जब भी वो आता तो मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। लेकिन हालात बदतर हो गए हैं। उसने मेरे ऑफिस पे आना शुरू कर दिया। वो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और आज सुबह भी वहीं था। गार्ड की वजह से उसने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने वहीं पर ड्रामा शुरू कर दिया। उसने मेरे ऑफिस बिल्डिंग के बाहर मेरा नाम चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि मैं उससे उसका हिस्सा चुरा रही हूँ, और ये तक भी चिल्लाया कि मैं उससे उसका हक छीन रही हूँ। वो अपना तमाशा बना रहा था, क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग पास से गुजर रहे हैं और उसे देख रहे हैं। उसे उन लोगों की भी परवाह नहीं थी जो उसे खिड़कियों से झांक के देख रहे थे। वो कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देख रहे थे। हालांकि मुझे पता था कि मुझे खुद को शांत रखना होगा। मुझे पता था कि अगर मैंने उसकी बातों का जवाब दिया तो चीज़ें और बदतर हो जाएंगी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने काम पर फोकस करने की कोशिश की। मैं उससे बाहर मिलने नहीं जाने वाली थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे देखकर वो हालत और बिगाड़ देगा और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि सारी गलती मेरी है और वो इन सब में मासूम है। मुझे पता था कि गार्ड थोड़ी देर में उसे वहां से निकाल ही देगा, और उसने ऐसा किया भी। मेरे भाई को एक वार्निंग मिली और लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आजकल लोग यही करते हैं, है ना? नुकसान तो फिर भी हो चुका था। मेरे साथ काम करने वालों को पता चल गया था कि मेरी जिंदगी में क्या ड्रामा चल रहा है, और वे मुझे जजमेंट में घूर के देख रहे थे। उनके जजमेंट का असर मुझ पर पड़ा, इसलिए मैंने कहीं और ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच मेरा बॉस आए और उन्होंने अपने केबिन में मेरी अच्छी तरह बेइज्जती की। मैं अभय की उस हरकत की वजह से काफी परेशान हो गई थी और मुझे काम पे भी ध्यान देने में दिक्कत हो रही थी। मैं बस घर जाकर इन सब के बारे में भूल जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे फिर भी ऑफिस में वापस जाना होगा और ऐसे बिहेव करना होगा जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसी शाम मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। ये अभय की तरफ से था। उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि उसकी हरकतें और भी बदतर हो जाएंगी, और अगर मैंने उसे उसका हिस्सा नहीं दिया तो वो मेरी जिंदगी नर्क बना देगा। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है, और मुझे नहीं पता कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। बात सिर्फ इतनी है कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मैं थकी हुई भी हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं अभी सबसे ज्यादा चाहती हूँ तो वो शांति है, और मैं चाहती हूँ कि वो फिर से उसी तरह गायब हो जाए जैसे वो 5 साल पहले हुआ था। कुछ हफ्तों बाद मैं उस वकील से बातचीत कर रही हूँ जो वसीयत पढ़ने आया था। पिछले कुछ हफ्ते टेंशन में गुजरे हैं। मैंने अभय से बात करने और उसे संपत्ति का हिस्सा देने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर। मैंने फैसला किया कि अब उस जानवर का सामना करने और उससे हमेशा के लिए निपटाने का समय आ गया है। मैंने गहरी सांस ली और अभय का नंबर डायल किया। हम मेरे घर पर इसके बारे में बात करने के लिए राजी हो गए। मैं उसके आते ही सीधे सीधे बात पर आ गए। अभय, अब समय आ गया है कि हम इसे सुलझा लें। मैंने एक समझौते की पेशकश की। मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। वो आगे की ओर झुका
ताकि वो मेरी बात और ढंग से सुन और समझ सके। उसने मुझसे कहा कि मैं उससे कोई उम्मीद न रखूं और मैंने कहा कि मैंने 5 साल पहले ऐसा करना बंद कर दिया था। उसको देखकर लगा कि उसे इस बात से चोट पहुंची। मैंने पूछा, सबसे पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम पिछले 5 सालों में कहाँ थे। मुझे ये जानने का पूरा हिकू है। मैं उसके बारे में कोई परवाह नहीं करती थी, लेकिन अगर मुझे उसे कुछ भी देना ही था तो मुझे ये जानने का पूरा हुक था कि वो इतने समय कहाँ था। और मैंने आगे कहा, दूसरा, तुम्हें कुछ भी पैसा तभी मिलेगा जब तुम मुझे मेरा पहले वाला पैसा लौटा दोगे। मेरे हिसाब से मेरा पैसा मांगना सही है। उसने कहा कि वो पैसे वापस नहीं कर पाएगा। मैंने कहा कि फिर हम कोई सौदा नहीं करने जा रहे हैं। वो थोड़ा सा झिझका, लेकिन फिर भी ये बात मान गया। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो कम से कम हाँ कहने को तैयार था। उसने मुझे बताया कि वो शहर के दूसरे हिस्से में रह रहा था, जहां वो एक गैरेज में मैकेनिक के रूप में काम करता था और मंथली किराया देकर एक छोटे से घर में रहता था। फिर उसने उन लोगों से दोस्ती की जिनके साथ वो वहां गया था। मैंने कहा कि अगर वो भागा नहीं होता तो उसकी जिंदगी अभी आसान होती। उसने कहा कि उसे जिम्मेदारियां नहीं निभानी थीं और वो उन सारी जिम्मेदारियों से दूर जाना चाहता था। मैंने उससे कहा कि उसने मेरे पैसे और अपने जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। उसने मेरी ओर देखा और कहा कि मेरा कोई हकू नहीं बनता उसे ये सिखाने का कि अगर उसने कुछ और किया होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। मैंने उससे कहा कि मुझे उसके बारे में कोई चिंता नहीं है और मैं केवल उसे याद दिलाना चाहती थी कि वो जो लेने आया था उसे लेने के बाद मेरे घर पर नहीं आ सकता। फिर मैंने उससे मांग की कि वो मुझे वो पैसा वापस दे दे जो उसने मुझसे चुराया था, वरना उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर उसने फिर भी हंगामा खड़ा करने की कोशिश की तो मैं मदद के लिए पुलिस के पास जाऊंगी। अभय ने पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन वो चाहता था कि मैं उसे कुछ समय दूं। बेशक मैं इससे सहमत हो गई। जिस दिन वकील वसीयत पढ़ने आया था, उसने मुझे बताया कि उस गांव वाले घर को छोड़ के मेरे मम्मी पापा ने और भी कुछ छोड़ा था। ये 10 लाख रुपये थे। मम्मी ने वकील के पास एक नोट भी छोड़ा जिसमें उन्होंने ये बात मुझे न बताने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वो जल्द ही मरने वाली थी और अगर उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया होता तो मैंने वो सारा 10 लाख उनके इलाज में खर्च कर दिया होता और चांसेस थे कि वो सब बेकार ही जाता। उन्होंने घर और पैसा दोनों मेरे नाम पर छोड़ दिया और चाहती थी कि मैं अभय को ढूंढूं ताकि पता चल सके कि वो ठीक तो है। अभय वापस आ गया है, इसलिए कम से कम मम्मी को ये जानकर खुशी होगी कि वो जिंदा है, लेकिन काश मैं उन्हें ये बता पाती। लेकिन मैंने उसे हमारे साथ जो किया उसके लिए उसे सबक सिखाने का फैसला किया है। थोड़े समय बाद मुझे अभय से मिले पूरे 2 महीने हो गए थे। मैंने सोचा कि शायद वो फिर से भाग गया है क्योंकि मैंने उससे चुराए हुए पैसे वापस करने को कहा था, लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। वो भले ही देर से आया, लेकिन पैसे लेकर आया। हालांकि मुझे ये कहते हुए निराशा हो रही है कि उसने चुराए गए पैसे का केवल आधा हिस्सा ही लौटाया, लेकिन मुझे फिर भी इससे फायदा हुआ। क्या आप मेरे भाई के बारे में एक दिलचस्प बात जानना चाहते हैं? एक कमजोरी जिसका फायदा मैंने उससे बदला लेने के लिए उठाया। हालांकि छुट्टियों के समय वो घोड़े की सवारी करने में अपना पूरा समय बीतता था, फिर भी वो बार बार कहता कि कैसे उसे ये गांव वाली जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं और कैसे उसे लगता था कि ऐसी जिंदगी बकवास जिंदगी है। वो हमेशा कोई न कोई कमी निकालता रहता और यहाँ तक ये भी बोलता कि ये गांव कितने गंदे होते हैं। ये सब उसके शब्द है, मेरे नहीं। एक सुबह भारी बारिश के बाद खेत अस्त व्यस्त हो गया था। हर जगह कीचड़ था और उसे साफ करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैंने अभय को ट्रैक्टर ठीक करने की कोशिश करते हुए देखा। वो नाराज और निराश था। उसके हाथ चिकने थे और उसकी भौहें सिकुंडी हुई थीं। जब मैं करीब गई तो वो चिल्लाया, मुझे इस जगह से नफरत है राशि। मुझे गंदगी, जानवरों और काम से नफरत है। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये साफ था कि उसे खेत से जुड़ी कोई भी चीज़ नहीं पसंद थी। ये वही जिंदगी थी जिससे वो बचना चाहता था। अभय दोपहर में मेरे पास आया। ये वीकेंड था, इसलिए मैं घर पर थी और वो बिना कुछ बोले मेरे घर पर आ गया। वो सुस्त और थका हुआ लग रहा था। मैंने पूछा कि मामला क्या है, तो उसने अपनी जेब से एक बंडल निकाला और मुझे दे दिया। मैंने उसे खोला और उसमें नोट थे। उसने कहा कि ये चुराए हुए पैसे का आधा हिस्सा था।
मैंने ये भी कहा, आधे हिस्से से उसका क्या मतलब है? उसने जवाब दिया कि वो बाकी का पैसा कुछ देर बाद लौटा देगा। मैंने उससे कहा कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। उसने कहा कि अगर उसने बाकी पैसे नहीं लौटाए तो मैं जाकर उसकी शिकायत कर सकती हूँ। मैंने पूछा कि क्या वो अब दोबारा भागने का प्लान बना रहा है। उसने कहा कि अगर वो दोबारा गायब हो जाता है तो मैं दीक्षित से उसके बारे में पूछ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने दीक्षित का नाम लिया। वो मेरा चचेरा भाई है जो अपने घर से भाग गया था। हालांकि उसने कुछ चुराया नहीं था, लेकिन वो सिर्फ अपने खराब मम्मी पापा से अलग होना चाहता था, इसीलिए मुझे उसकी बात समझ आती है। लेकिन दीक्षित को अभय के बारे में कैसे पता था अगर उसे हमें उसके बारे में बताने की परवाह नहीं थी? मैं दीक्षित के साथ कांटेक्ट में थी और अभय ने मुझे बताया कि दीक्षित ने ही उसे मम्मी की डेथ के बारे में बताया था। उसने बोला कि मम्मी की डेथ से 1 हफ्ते पहले वो और दीक्षित मिले थे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे ये सुनकर ठगा ठगा सा लग रहा था। मैं अभी भी दीक्षित से इस बात पे गुस्सा थी कि उसने मुझे अभय के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं उससे वापस लौटने और आखिरी बार मम्मी से मिलने के लिए कह सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभय कितना बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि अपने आखिरी समय में मम्मी उसे ही देखना चाहती थी। अभय को दीक्षित से मेरा नंबर मिला, इसलिए ये बात समझ आ रही थी कि उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। अभय ने कहा कि अगर मैंने उसे हिस्सा दिया तो वो मुझे बाकी पैसे वापस कर देगा। मैंने पहले ही उसे हिस्सा देने का फैसला कर लिया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं उसे उसका हिस्सा दे दूंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि वो मुझसे कुछ और उम्मीद न करे। मैं उसे जो दूंगी वो उसे लेकर मेरी जिंदगी से शांति से निकल जाए। उसने मेरी मांग मान ली। मैंने वकील को बुलाया, जो 1 घंटे में आ गया। तब तक अभय बालकनी पर सिगरेट पीता रहा। मुझे उस पर दया आ गई और मैं उससे बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी जब वो मुझसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता। उसने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए जब वो बालकनी में था मैं अपना काम निपटाने में लग गई। शायद उसे सिर्फ पैसों की परवाह थी। वकील आ गया और मैंने अभय को उसके हिस्से वाला पेपर सौंप दिया। पेपर को देखने के बाद वो बहुत खुश हुआ। जैसे ही वो कागजात पढ़ने वाला था, वकील ने उसे पेपर पर साइन करने को बोला, एकदम वैसे ही जैसे मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो पेपर को बिना पढ़े ही उस पर साइन कर दे। ये काम कर गया। उसने पेपर पर साइन किया और वकील उसके बाद चला गया। मैंने अभय को जाने और अपने घर पर इसे पढ़ने के लिए कहा। वो फिर वहां से तुरंत चला गया। मुझे यकीन है कि उसने सोचा कि उसे सबसे अच्छा सौदा मिला है, तो अब मैं बस उसके सपने का टूटने का इंतजार कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने उसे वो चीज़ दी जो उसे सबसे ज्यादा नापसंद थी। वो चीज़ खेत थी। हालांकि मैंने पैसे अपने पास रख लिए, क्योंकि उस पर पूरा हक मेरा था, है ना? थोड़े समय बाद उसी शाम अभय एक बार फिर मेरे दरवाजे पर आ धमका। वो बहुत गुस्से में था, जबकि मैं मन ही मन हंस रही थी। उसे ऐसे देखकर मुझे खुशी हो रही थी। मैंने उसे सीधे सीधे बोला कि उसे जो मिला वो उसका हकदार था। उसने पूछा कि मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ और मैं उसे इस तरह कैसे धोखा दे सकती हूँ। मैंने वही सवाल पूछा कि उसने मेरे और मेरे मम्मी के साथ वैसा क्यों किया जैसा उसने किया था, और उसने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया था। ये सुनने के बाद वो और गुस्सा हो गया। अभय ने चिल्लाकर कहा कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं की, उसकी वजह से हमें क्या क्या झेलना पड़ा था। उसने कहा कि उसे तब तक कोई परवाह नहीं है जब तक वो हमसे अलग जिंदगी जी सकता था। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। उसे केवल अभी की परवाह थी। मैंने उससे कहा कि अभी के समय में उसके हिस्से में खेत के अलावा और कुछ नहीं है। अगर उसे ये सब पसंद नहीं है तो वो यहाँ से जा सकता है। उसने कहा कि उसने मेरी शर्तें भी मान लीं और मुझे पैसे लौटा दिया है। मैंने उसे याद दिलाया कि उसने चोरी किए गए पैसे का केवल आधा हिस्सा लौटाया था, और दूसरी बात, उसका ये सोचना गलत था कि मैं उसे उसके मर्जी के हिसाब से उसे जो चाहिए वो दे दूंगी। जैसे ही वो और ज्यादा गुस्सा होने वाला था, मैंने उस पर एक और बम गिरा दिया। मेरे पास उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग आर्डर फाइल किया है। तो मैंने उसे पेपर दिखाया और उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने ऐसा नाटक किया कि मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। मैंने उससे कहा कि वो कभी मेरे सामने ना आए। मुझे उससे बचे हुए पैसे नहीं चाहिए थे, और मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि वो अपने खेत के मजे ले और मेरी जिंदगी से निकल जाए। उसने कहा कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो अब वकील की मदद लेगा। मैंने उससे कहा,
उसे जो करना है वो कर सकता है, पर मैं उसे किसी भी तरह जीतने नहीं दूंगी। वो गुस्से में मेरे घर से बाहर चला गया। अब 2 हफ्ते हो गए हैं। मैंने अभय को उस 10 लाख रुपये के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो वापस आकर मेरी जिंदगी को और नर्क बना दे। एक आखिरी बार, जैसे को तैसा मिल ही जाता है, मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है और इससे मैं उसके लिए दुखी और खुद के लिए खुश भी हूं। उन सारी बातों को अब 6 महीनों से ज्यादा हो गया है। खैर, जब से मैंने उसे रिस्ट्रेनिंग आर्डर के बारे में बताया, उसने तब से मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है। लेकिन मैं अब भी जानना चाहती हूँ कि वो अब क्या कर रहा है। मुझे कल दीक्षित का फोन आया। उसने कहा कि अभय भारी कर्ज में डूबा हुआ था और मुझे नहीं पता क्यों। उसने कहा कि वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था और हो सकता है कि उसने मेरी दूसरी शर्त पूरी करने के लिए और उधार मांग लिया हो। दीक्षित ने कहा कि उसने खेत बेच दिया, जो इससे निकलने का आखिरी तरीका था। मुझे अब अभय के लिए वाकई में दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और ये सिर्फ इतना ही साबित करता है कि जिंदगी में बेकार चॉइस के अलावा उसे कुछ और नहीं आता। अगर वो मुझसे मदद मांगने आता है तो क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? मैं अभी इसके बारे में सोचना नहीं चाहती, लेकिन मैं वाकई में चाहती हूँ कि अगर वो चाहता है कि मैं उसकी मदद करूँ तो उसे मुझसे भीख मांगने से पहले मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।